हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। दंड प्रक्रिया संहिता के इस 32वें वीडियो में आज हम सेक्शन 372 से 394 तक के सेक्शंस को यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स के आधार पर डिस्कस करेंगे, जो कि अपील को लेकर के प्रावधान करता है। इस पूरी बुक का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ला स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं, जहां फाइल सेक्शन में जाने के बाद आपको सीआरपीसी यूथ एमसीक्यूज नाम से पूरी ये बुक मिल जाएगी। इसमें लगभग 1000 के आसपास प्रश्न हैं। आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इस बुक से ये चैप्टर क्रमांक 27 है। इससे पहले के 26 चैप्टर्स को मैं वीडियो क्रमांक 31 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। ये चैप्टर अपील अर्थात धारा 372 से लेकर के और 394 तक के प्रश्नों को लेकर प्रावधान करता है। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि जमानत नियम है तथा कारागार एक अपवाद है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था किस मामले में? तो यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया था। अन्य ऑप्शन में हमें जोगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा राजू कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दिए हुए हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है। सही ऑप्शन सी है। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने यह कथन किया था कि जमानत नियम है तथा कारागार एक अपवाद है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा ये कहती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो कोई भी अपील न होना। तात्पर्य यह है कि जब तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया है किसी अपील के किए जाने के संबंध में किसी भी न्यायालय में, तब तक कोई भी अपील नहीं होगी। धारा 372 इस संबंध में प्रावधान करती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित नहीं हो, या तो सीआरपीसी के प्रावधानों में या अन्य किसी भी प्रावधान में, तब तक अपील नहीं की जा सकती। सीआरपीसी की धारा 372 ये प्रावधान करती है कि दंड न्यायालय के किसी भी दंडादेश या आदेश में कोई अपील नहीं होगी जब तक कि इस संहिता के द्वारा अर्थात सीआरपीसी के द्वारा या तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के द्वारा उपबंधित न हो। अन्य अधिनियम भी हैं, अन्य अधिनियमों में भी अपील का प्रावधान है। धारा 373 ये परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति अपेक्षित करने वाले या प्रतिपूर्ति स्वीकार करने से इनकार कर देना या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील होने से संबंधित है। धारा 375 कुछ मामलों में जबकि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तब अपील का न होना, अर्थात किसी अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा अपने दोष को स्वीकार कर लिया जाता है तब अपील का न होना। तथा धारा 377 ये राज्य सरकार के द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील को लेकर के प्रावधान करती है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतु के अनुसार पीड़ित को न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। जो पीड़ित व्यक्ति है, न्यायालय ने अगर कोई आदेश किया है और वह व्यक्ति जो पीड़ित है वो किस मामले को लेकर के न्यायालय के समक्ष अपील में नहीं जा सकता है, ये पूछा गया है। पहला है अभियुक्त को दोष मुक्त करने। अगर अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है, ए और बी दो पक्षकारों के बीच का मामला है और ए यहाँ पीड़ित है तथा बी जो अभियुक्त है, और न्यायालय के द्वारा यदि अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपील करने का अधिकार रखता है। तो पहला ऑप्शन ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाना। यदि न्यायालय के द्वारा उस अभियुक्त व्यक्ति को किसी न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो भी ये पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपील लेकर के जा सकता है। सी है कि अपर्याप्त प्रतिकर आरोपित करने। यदि प्रतिकर का मामला था और इसको अपर्याप्त प्रतिकर दिया गया है तो भी ऐसा पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपील लेकर के जा सकता है। डी है कि अपर्याप्त दंडादेश पारित करने। अपर्याप्त दंडादेश पारित करने की बात को कहकर के न्यायालय के समक्ष अपील में नहीं जाया जा सकता, तो सही ऑप्शन यहाँ इसके लिए डी हो जाएगा। हमें यहाँ पूछा था कि कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं बनता है जो कि अपील करने वाला व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अधिकार के साथ अपनी बात को नहीं कह सकता। तो अपर्याप्त दंडादेश पारित करने को लेकर के न्यायालय के द्वारा अपर्याप्त दंडादेश पारित किया गया है, इसे लेकर के अपील में नहीं जा सकता है। तो सही ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार डी होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतु के अनुसार पीड़ित को न्यायालय के द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार सिर्फ निम्न परिस्थितियों में होता है। पहला है अभियुक्त के दोष मुक्ति पर। यदि अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है तो आप अपील में जा सकते हैं। दूसरा है न्यूनता अपराध के दोष सिद्धि पर। न्यूनता अपराध अर्थात कम से कम अपराध को लेकर के दोष सिद्धि की गई है
तो भी आप अपील में जा सकते हैं, तथा अपर्याप्त प्रतिकर आरोपित किया गया है तो भी आप अपील में जा सकते हैं। अर्थात ये 3 परिस्थितियां हैं जो कि पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त हैं, जिनके आधार पर वह किसी भी बड़े न्यायालय में अपील कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 4 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 372 के अनुसार पीड़ित को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, किंतु वह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता जिसमें कि वही ऊपर वाला प्रश्न है कि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया हो, अपील कर सकता है। न्यायालय के द्वारा न्यूनतम अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, वो अपील कर सकता है। न्यायालय के द्वारा अपर्याप्त दंडादेश पारित किया गया है, इसको लेकर के अपील नहीं की जा सकती है। तथा न्यायालय के द्वारा अपर्याप्त प्रतिकर आरोपित किया गया है, वो अपील कर सकता है। इस तरह से वही ऊपर वाला प्रश्न था जिसे कि हमने यहाँ दोबारा देखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता है, जबकि न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया है वो कर सकता है। जबकि न्यायालय ने लघुतर आरोप के लिए उसे दोषी ठहराया है वो अपील कर सकता है। जबकि न्यायालय के द्वारा अपर्याप्त क्षति धन देने का आदेश दिया गया हो तो भी कर सकता है, तथा जब न्यायालय के द्वारा अपर्याप्त दंडादेश दिया गया हो वो अपील नहीं कर सकता। प्रश्न क्रमांक 6 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग धारा 373 के अंतर्गत करते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। 373 के अनुसार प्रशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभू अपेक्षित करने वाले आदेश जो कि धारा 117 है, या प्रतिभू स्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश जो कि धारा 121 है से व्यथित व्यक्ति के द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि सत्र न्यायालय दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत करता है? सत्र न्यायालय के द्वारा दोष सिद्धि के विरुद्ध, जबकि छोटे न्यायालयों के द्वारा दोष सिद्धि की गई हो तो वही मामले अपील में सत्र न्यायालय के समक्ष कौन से सेक्शन के अंतर्गत आते हैं? तो सेक्शन 374 इस संबंध में प्रावधान करता है। सही ऑप्शन यहाँ पर सी है, जिसमें कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं जिसमें दोष सिद्धि की जाती है। तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो संबंधित सेशन न्यायालय के समक्ष अपनी अपील कर सकता है। महानगर मजिस्ट्रेट, सहायक सेशन न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट अर्थात मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सहायक सेशन न्यायाधीश, असिस्टेंट सेशन जज, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के द्वारा की गई दोष सिद्धि का आदेश। इतने मजिस्ट्रेटों के द्वारा जब दोष सिद्धि की जाती है तो उसका जो अपील है ये सेशन जज के यहाँ पर की जा सकती है। इसके बाद धारा 325 के अधीन यदि दंडाविष्ट किया गया है कोई व्यक्ति तो भी अपील सेशन न्यायालय में 374 के अंतर्गत दाखिल की जाएगी, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 360 के अधीन कोई आदेश दिया गया है या दंडादेश पारित किया गया है तो भी अपील सेशन जज के यहाँ पर की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है तो अपील का निपटारा होगा। ये प्रावधान वर्ष 2018 में जो दंड विधि संशोधन अधिनियम पास किया गया था और जिसके जो प्रभावी होने की तिथि थी वो 21 अप्रैल 2018 रही है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी अपीलों का जो निस्तारण है वो अपील दाखिल किए जाने के समय से 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्रमांक ए कि ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 6 महीने के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसी अपील दाखिल करने के 3 माह के भीतर ये गलत है, तथा ऐसी अपील दाखिल करने के 9 माह के भीतर ये भी गलत है, तथा युक्त अवधि के भीतर ये भी गलत है। तो 2018 के दंड विधि संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसी अपीलों के लिए जो निस्तारण की समय सीमा है वो 6 महीने रखी गई है। 1973 की धारा 374 के खंड 4 के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB एवं 376E के अधीन पारित किसी भी दंडादेश की अपील फाइल की गई है तो अपील का निपटारा अपील दाखिल किए जाने की तारीख से 6 महीने के भीतर किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है कि जहां के अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा वो दोष सिद्ध किया गया है तो वहां अपील केवल उच्च न्यायालय को दंड के परिमाण या उसकी वैधता के बारे में की जाएगी। अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में की जा सकेगी। तो सही ऑप्शन यहाँ पर भी है कि जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है तो उसकी जो अपील है वो दंड के परिमाण पर और उसकी वैधता के आधार पर की जा सकेगी और अपील ये सेशन न्यायालय के समक्ष की जाएगी। अगर मान लीजिए यही दोष सिद्धि अगर हाईकोर्ट के समक्ष की जाती और हाईकोर्ट में यदि व्यक्ति अभिवचन करता अपनी बात का और वो दोष सिद्ध किया जाता तो वहां अपील होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 के अनुसार जबकि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तथा ऐसे अभिवचन पर वह वहां दोष सिद्ध किया जाता है तो ऐसी दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील केवल दंड के परिमाण
या उसकी वैधता के बारे में ही की जा सकेगी। प्रश्नगत मामले में अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया गया है तथा ऐसे अभिवचन के आधार पर वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष सिद्ध किया गया है तो यहाँ अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में ही की जा सकेगी। प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है कि जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर वह दोष सिद्ध किया गया है तो वहां कोई भी अपील नहीं होगी। कारण दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो कि जानबूझ करके दोषी होने का अभिवचन करता है, दोष सिद्ध किए जाने पर व्यक्ति नहीं हो सकता, व्यथित नहीं हो सकता है। तो जो व्यक्ति स्वयं दोषी होने का अभिवचन करता है तो वह ऐसा व्यक्ति व्यथित नहीं होगा अपनी कही हुई बात से। तो यह कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सजा दिए गए व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपील नहीं की जा सकती यदि मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निम्न से अधिक जुर्माने की सजा नहीं देता है। अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने की सजा दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपील के लिए अपील ना कर सके, तो इसके लिए 100 रुपये से अनाधिक का जुर्माना। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा कि 100 रुपये से अनाधिक का जुर्माना अर्थात 100 रुपये तक का जुर्माना यदि JMFC अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा लगाया गया है तो ऐसा व्यक्ति अपील नहीं कर सकता है। 376 ग के अनुसार जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा 100 रुपये से अनाधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया गया है तो वहां दोष सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 12 है कि दंड प्रक्रिया संहिता निम्न में से किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। पहला है कि जब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा केवल 100 रुपये से अनाधिक के रुपए का दंडादेश पारित किया गया है तो अपील नहीं की जा सकती है। दूसरा है कि जब सेशन न्यायालय के द्वारा केवल 3 मास से अनाधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया है। यह भी करेक्ट है कि यदि सेशन न्यायालय ने 3 महीने से अनाधिक अर्थात 3 महीने तक की यदि किसी मामले में सजा दी है तो भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। सी है कि जहां के उच्च न्यायालय के द्वारा केवल 6 मास से अनाधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया है। यह भी करेक्ट है यदि उच्च न्यायालय ने 6 महीने से अनाधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया है या 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है या दोनों हैं तो भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। और डी है इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर डी है कि ये सभी तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए हुए हैं ये करेक्ट हैं। जहां हाईकोर्ट ने इसकी व्याख्या दी हुई है कि जहां के उच्च न्यायालय ने केवल 6 मास का कारावास से 1000 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया है, अपील नहीं होगी। जहां के सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट ने 3 महीने के कारावास या 200 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया है, अपील नहीं होगी। तीसरा है कि जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा केवल 100 रुपये तक के दंडादेश को पारित किया गया है, अपील नहीं होगी। तथा जहां संक्षिप्त विचारण के मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा 200 रुपये तक जुर्माने का दंडादेश पारित किया गया है, अपील नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 13 है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये तक के जुर्माने का दंडादेश पारित कर देता है तो वहां अपील होगी। यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा 100 रुपये तक का जुर्माना निरूपित किया गया है तो ऐसी स्थिति में कोई अपील नहीं की जा सकती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी है। 376 छोटे मामलों में अपील से निषेध करता है जिसके खंड ग के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अनाधिक के दंड को पारित करता है तो कोई अपील नहीं होगी। ग और क और ख जो है, अगर हम क की बात करें और ख की बात करें तो क ये हाईकोर्ट के संबंध में अपील से डिनाई करता है और ये सेशन न्यायालय के संबंध में अपील से डिनाई करता है। अर्थात हाईकोर्ट के द्वारा यदि 6 महीने की सजा दी जाती है तो अपील नहीं होगी और सेशन न्यायालय के द्वारा यदि 3 महीने से अनाधिक का कारावास दिया जाता है तो भी अपील नहीं होगी। तो क, ख और ग आपका ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का मामला हो गया। प्रश्न क्रमांक 14 है कि एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अनाधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहां दोष सिद्ध व्यक्ति के द्वारा कोई अपील नहीं होगी। तो 100 रुपये से अनाधिक का यदि जुर्माना पारित करता है तो कोई अपील नहीं की जा सकती। प्रश्न क्रमांक 15 है कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। तो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा पारित दोष मुक्ति, अगर उन्होंने दोष मुक्ति कर दिया किसी व्यक्ति को तो दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी ये सेशन कोर्ट में होगी। सही ऑप्शन इसका बी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में की जाएगी। यह धारा 378 में संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा उपबंधित की गई थी। प्रश्न क्रमांक 16 है कि मजिस्ट्रेट के दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ होगी। तो मजिस्ट्रेट के दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील ये सेशन कोर्ट में या सेशन न्यायालय में होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 के अंतर्गत दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील का प्रावधान किया गया है। मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय में करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट लोक अभियोजक को आदेशित कर सकेगा। प्रश्न क्रमांक 17 है कि दोष सिद्धि के बाद धारा 389 का क्लॉज 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचारण न्यायालय अभियुक्त को कब जमानत पर छोड़ सकता है।
पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जब अभियुक्त जमानत पर है और कारावास की अवधि 3 वर्ष से अधिक की नहीं है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर ऐसा कोई अभियुक्त व्यक्ति जो कि जमानत पर है और उसे जो दिया गया कारावास है उसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक की नहीं है, तो उसे छोड़ा जा सकता है। डी है कि जब अभियुक्त जमानत पर है हो तथा कारावास की अवधि 5 वर्ष से अधिक की न हो, ये गलत है। सी है कि जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास की अवधि 4 वर्ष से अधिक की न हो, ये भी गलत है। तथा जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 2 वर्ष से अधिक का नहीं हो, ये भी गलत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के क्लॉज 3 में ये प्रावधान किया गया है कि जहां दोषसिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके के द्वारा वह दोषसिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, और वहां वह न्यायालय उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडाविष्ट किया गया है, या उस दिशा में जबकि वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोष सिद्ध किया गया है जमानती है और वह जमानत पर है। तो 2 कंडीशन यहाँ दी हुई हैं। पहला है 3 वर्ष वाली, जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास से दंडाविष्ट किया गया है, और दूसरा है कि ऐसी दोष सिद्धि की गई है जो कि जब वो जमानती है और वो व्यक्ति जमानत पर है। तो 2 कंडीशन दी हुई हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है कि विचार न्यायालय अभियुक्त को दंडित करने के उपरांत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के अंतर्गत कब जमानत पर रिहा कर सकता है। तो यदि अभियुक्त जमानत पर है और उसे 3 वर्ष से अनाधिक की सजा दी गई है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन वही ऊपर वाले प्रश्न के हमको दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है कि दोष सिद्धि के बाद धारा 389 की 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विचार न्यायालय अभियुक्त को कब जमानत पर छोड़ सकता है। तो जब अभियुक्त जमानत पर है तथा कारावास की अवधि 3 वर्ष से अधिक की नहीं है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। वही ऊपर वाला प्रश्न है, बार बार हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 की उपधारा 3 के तहत विचार न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ेगा जो कि अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तथा इनमें से कौन सी दशा में विचार न्यायालय दोष सिद्ध व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकेगा। कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है मैंने देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है कि आईपीसी 435 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा दी गई है, तो 7 वर्ष के मामले में लागू नहीं है, केवल 3 वर्ष से अनाधिक की सजा के मामले में लागू है। 327 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष की सजा दी गई है, ये भी गलत है। 457 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 4 वर्ष की सजा दी गई है, ये भी गलत है। और इनमें से सभी, तो इनमें से कोई भी यहाँ करेक्ट नहीं है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा कि 389 अपील लंबित रहने का दंडादेश का निलंबन तथा अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना को प्रावधानित करता है, तथा इसके खंड 3 के अनुसार जहां दोष सिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया है समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो वहां वह न्यायालय उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए कारावासित किया गया है तथा जबकि ऐसा अपराध जमानती है और वे जमानत पर है। अतः प्रस्तुत प्रश्न में विकल्प क्रमांक 4 ये सही है। प्रश्न क्रमांक 21 है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। पहला है कि प्रक्रिया जहां पर कि अपीलीय न्यायालय राय के बारे में समान रूप से विभाजित है, धारा 392 ये करेक्ट है। धारा 394 अपील पर निर्णयों एवं आदेशों का अंतिम होना, ये 393 प्रावधान करता है कि अपील पर निर्णयों एवं आदेशों का अंतिम होना। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। उच्च न्यायालय को निर्देश, ये धारा 396। तो 393 अपील पर निर्णयों एवं आदेशों का अंतिम होना। 395 ये उच्च न्यायालय को निर्देश से संबंधित है तथा 390 दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर के प्रावधान करती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हमने अपील पर आधारित यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स पर आधारित प्रश्नों को देखा। इससे आगे के वीडियो में हम चैप्टर क्रमांक 28 जो कि निर्देश और पुनरीक्षण अर्थात रेफरेंस और रिवीजन को लेकर के धारा 395 से और 405 तक प्रावधान करते हैं, हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल ला स्टडी से आप इस पूरी बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अन्य नोट्स भी उपलब्ध रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।